औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारा आज का जो लेक्चर है नंबर थ्योरी का, ये लेक्चर नंबर 2 है। अब इस लेक्चर में हमने जो भी चीजें डिस्कस करनी है वो क्या है, डिविजिबिलिटी है, इसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटीज है, यूक्लिड एल्गोरिथम है, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी, एलसीएम, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम, लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। अब बेटे जो जीसीडी है वो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से पहले आता है डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी बेटे आपके पास है क्या? इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी क्या है? नॉन जीरो होना चाहिए। डज नॉट बिलोंग टू जीरो से मुराद ये है कि नॉट इक्वल टू जीरो। बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। एंड ए इज इक्वल टू क्यू बी for some integer q, then we say that b divides a, or that a is a multiple of b, और that हम क्या पढ़ते हैं, b is a factor भी बोलते हैं, divisor भी बोलते हैं a का। if b divides a, we denote it by b divides a, and if b does not divide a, we denote it b does not is equal to a। अब बेटे आपने नोटेशन पढ़ी होगी कि हम डिवीजन कैसे करते हैं। ए ओवर बी लिखते हैं, ए अंदर रखते हैं, बी बाहर रखते हैं। अब अगर आप इसको देखें, इसका मतलब है बी डिवाइड्स ए। अब ये नंबर थ्योरी में नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, ए बेटे अंदर रहेगा, बी आपका बाहर रहेगा। ये काम इसने यही करना है, लेकिन ये नंबर थ्योरी में नोटेशन ये यूज होगी, बी डिवाइड्स ए, यानी कि बी किसको डिवाइड कर रहा है? ए को। ए आप अंदर रखेंगे, बी बाहर रखेंगे। अब इसका असल मकसद क्या है हमें वो पता होना चाहिए। जो डिवीजन है ये इकाई है फैक्टराइजेशन की। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है कि किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पीसेज में, ताकि इनकी स्टडी हमारे पास आसानी से हम उसकी स्टडी कर सकें। जैसे अगर हम देखें कि आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखा होगा कि वो पिक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। अब वो पिक्चर जो है वहां पे हम पिक्चर को जो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर को स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे हमने शुरू में बताया कि जो इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, पूरी पिक्चर को समझना हमारे पास आसान हो जाता है। अब इंटीजर एलिमेंट में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब अगर हमने उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है या एनालिसिस करना है उसका, अगर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है तो हमारी क्या कोशिश होती है कि उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ताकि उसकी राय हम इजीली दे सकें। अब डिवीजन हमारे पास क्या है? एक नंबर को दो छोटे नंबर्स के पार्ट में लिखना। जैसे कि अगर हम बात करें, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। 6 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 × 3। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड 6, क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। या हम ये भी लिखते हैं 3 डिवाइड 6। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2 और 3 है,
ये बेटे क्या है, फैक्टर है किसके, 6 के। ये हमारे पास है डिविजिबिलिटी। अब ये जो डिविजिबिलिटी है ये हमारे पास फैक्टराइजेशन में काम आएगी। अब ये सारी टेक्निक जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हम नंबर्स को और एलिमेंट को फैक्टराइज करते हैं। अब अगर बेटे हम इसको देखें, डिविजिबिलिटी की उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि हम, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, एग्जांपल में हमने देखा कि 6 हमने लिया। अब इसका मतलब बेटे क्या होगा, ये जो हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू कोई क्वोशिएंट होगा, कोई इंटीजर होगा, बी तो हम इसे लिखेंगे क्या, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। जैसे बेटे हम साथ स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो फैक्टराइजेशन है, सॉरी जो डिविजिबिलिटी है, वो हमारे पास क्या होती है, फैक्टराइजेशन करना है एक बड़ी वैल्यू को। जैसे हम फैक्टराइज करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी में हमारी हेल्प करता है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें कि अगर ए डिवाइड्स बी, इधर बेटे बी आएगा, कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी डिवाइड्स सी, देन ये जो ए है ये किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। अब अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड एंड सी डिवाइड कर रहा है किसको, डी को, देन ए सी डिवाइड करेगा किसको, बी डी को। ये यहाँ पे बेटे कॉमा कह लें, एंड कह लें कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, सी, ए डिवाइड बी, सी डिवाइड डी, देन आप मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली से, तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बी, सी डिवाइड डी, देन ए सी डिवाइड बी डी। इफ एम इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन ए डिवाइड बी, इफ एंड ओनली इफ। अब आप इसे किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएं, एम में डिवाइड्स एम बी। इफ डी इज अ नॉन जीरो इंटीजर सच दैट डी डिवाइड्स ए एंड ए डज नॉट बिलोंग टू जीरो, यानी कि ए जीरो नहीं होगा आपका, ए आपका यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ए नॉन जीरो होना चाहिए, देन डी का मॉड लेस देन ए का मॉड। इफ ए डिवाइड्स एक्स एंड वाई देन ए डिवाइड सी एक्स प्लस डी वाई, कि अगर ए जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको बेटे, एक्स और वाई को, देन ए किसको डिवाइड करेगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के सम को, सी एक्स प्लस डी वाई फॉर एनी इंटीजर सी डी। अब अगर कहता है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी डिवाइड कर रहा है ए को, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी के इक्वल होगा। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी की। अब हम एग्जांपल देखें कि रियल लाइफ में हम डिविजिबिलिटी कहाँ यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि डिविजिबिलिटी रूल कैन बी यूज्ड इन एवरी। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और हमने देखनी है कि कौन सी डील हमारे लिए बेहतर है, तो वहां पे हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। वो कैसे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं हमने खरीदना है सरडाइंस। सरडाइंस क्या होगा, हमारे पास मछली होगी या मछली का मसाला होगा। अब आप एक स्टोर में जाते हैं, वो आपको क्या करता है, आपने खरीदना क्या था, सरडाइंस। अब वो आपको 2 केन्स की जो कीमत है वो कितनी बताता है, 50 रुपए। ये एक स्टोर ने आपको कीमत बताई। अब दूसरे स्टोर ने आपको 5 केन जो है सरडाइंस के, उसकी कीमत बताई 110 रुपए। अब आपने देखना है कि कौन सा जो स्टोर है वो आपको, आप हम क्या देखेंगे कौन सा स्टोर है जो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। अब यहाँ पे हमारे पास एक एन की कीमत कितनी होगी, 25। अब दूसरा क्या होगा, 110। अब 110 क्या होगा हमारे पास, इसे आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो लिखेंगे कैसे, 5 डिवाइड 110, आंसर क्या आएगा, 22। इसे अब हम लिखेंगे कैसे, जो नंबर थ्योरी की फॉर्म में, 110 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखिए एक बड़ा नंबर था 110, इसको हमने फैक्टराइज कर रहे हैं दो छोटे छोटे नंबर में। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक केन्स की कीमत कितनी है, 22 रुपए है। तो ये जो डील है ये हमारे लिए बेटर है, जो हमारे पास था
₹22 एक केन्स की कीमत। अब जो दूसरी एग्जांपल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो हमारे बेटे रियल लाइफ में भी यूज होती है। अगर आप छोटे टेस्ट दें पीपीएससी में तो है ही है, इसके अलावा एनटीएस वगैरह दें या किसी यूनिवर्सिटीज का आप टेस्ट दें तो वहां पे ये एग्जांपल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लासेस को भी आप पढ़ाएं। द किंग ऑफ बेबीलोन ऑन्स 23,716 शीप। अब क्या है कि जो किंग ऑफ बेबीलोन है उसके पास कितनी शीप है? 23,716। और उसके पास जो उसकी चिरागाहें हैं वो कितनी है? 11 चिरागाहें हैं। कहता है कैन, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है शीप्स को अपनी उन चिरागाहों में, कि हर चिरागाह में इक्वल क्वांटिटी आए शीप्स की? तो अभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? तो अब हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक क्या होगा? 11 डिवाइड हमारे रिटायर वालों को वैसे ही पैसे मिलते हैं, तो ये बात यूज करती है। 23,716। अब इस नंबर को जो डिवाइड करना है वो एक बाद की बात है, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप बेटे देखें हमारे पास नंबर क्या है? 23,716। अब आप अल्टरनेट नंबर को ऐड करना शुरू कर दें। जैसे 2 उठाएं, फिर अल्टरनेट इसका 7 यानी कि एक छोड़ दें, 1 छोड़ दें, 6 छोड़ दें, इन्हें ऐड करें। 2 + 7 9, 9 + 6 15। 2 + 7 + 6 इज इक्वल टू 15। अब इन नंबर 3 नंबर को ऐड कर लिया हमने। अब आप क्या करें? जो नंबर बच गए हैं उन्हें ऐड कर। वो कौन कौन से? 3 और 1। 3 और 1 को हमने ऐड किया तो क्या आया? 4 आया। अब जो दोनों के आंसर है उसको हम माइनस कर दें। 15 - 4, आंसर क्या आया? 11। यस, 11 जो है वो डिवाइड कर रहा है 11 को। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 11 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब वो कैसे डिवाइड होगा, उसका आंसर क्या आएगा, वो हम जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम से आंसर देख सकते हैं। इस वाली वैल्यू को अंदर रखें और 11 से डिवाइड करें। सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि क्या हम ये डिवाइड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हमें ये बात ही नहीं समझ आती कि कौन सा ऐसा नंबर ढूंढे कि जिससे जो है ये डिवाइड हो। अब बेटे ऐसा नहीं है कि इसका आंसर 11 आएगा डिवाइड करने से। इसका मतलब ये है कि हमें इस बात की श्योरिटी मिल गई कि ये जो नंबर है बेटे ये डिवाइड हो रहा है 11 से। पहले तो समझा रहा हूँ मैं, उसका भी मैं पहले आधा घंटा घंटा पहले थोड़ी सकता हूँ, आधा दिन पहले नेक्स्ट ताकि कोई चीज देखते ना। हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। ये बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। मतलब स्टेशनरी के अंदर ही है सारी चीजें, सही जो साथ नहीं पड़ी तो साथ है। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है? जो हमें ये बताता है कि कोई से 2 नंबर हों, उन्हें आप 2 नंबर में डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी का काम क्या था कि छोटे पार्ट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, उसे हम डिवाइड कर लें और उसे बड़े नंबर को अच्छी तरह हम स्टडी कर लें। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी का काम था। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है कि 2 नंबर ले लें, ए बी बिलोंग टू जी, विद बी ग्रेटर 0, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और इसकी एप्लीकेशन हम आगे जीसीडी में भी देखेंगे कि कैसे हम इसको डिकम्पोज करते हैं। अब बेटे यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये रिजल्ट हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम बड़े नंबर्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। जल्दी अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम की जो एप्लीकेशन है उससे पहले हम देखते हैं जीसीडी हमारे पास क्या होता है। जीसीडी है इन मैथमेटिक्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी ऑफ 2 or more integers
which are not all zero is the largest positive integer that divide each of the integer. For two integers x y, the greatest common divisor of x and y is denoted gcd xy. अब बेटे इससे हम आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि जीसी की डेफिनेशन हम वहां पे क्या लिखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाती है. लेट ए बी बिलोंग टू जी. हमने एक इंटीजर ले लिया, देन एन इंटीजर टी. अब इस इंटीजर का काम क्या है, इस डी को हम क्या कहेंगे, जीसीडी कहेंगे. अब इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि ये जो जीसीडी है ये ग्रेटर जीरो होना चाहिए. ये जो डी है ये ए को भी डिवाइड करे और ये बी को भी डिवाइड करे. और थर्ड कंडीशन इसके ऊपर क्या है कि आपका जो कॉमन डिवाइजर है बेटे वो डिवाइड करे डी को. फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं जी 602 ले लेते हैं. अब इसका जीसीडी क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया. अब ये छोटा सा नंबर है, अगर हम यहाँ पे बात कर लें 4 और 8 ले लें. अब यहाँ पे इसका जीसीडी क्या है, 4. अब 4 अगर इसका जीसीडी है, अब क्या 4 4 को डिवाइड करता है, यस. 4 8 को भी डिवाइड करेगा. ये कंडीशन पूरी, ये कंडीशन पूरी. थर्ड कंडीशन देखने का जो कॉमन डिवाइजर है बेटे वो डी को डिवाइड करे. अब कॉमन डिवाइजर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है. अब आप देखें कि कॉमन डिवाइजर 1 है, 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है. वो एग्जांपल मैंने चेंज इसलिए की थी, वहां पे जस्ट आपके पास 2 डिवाइजर आने थे, 1 और 2 इटसेल्फ आ जाना था, तो वहां पे आपको मजीद बात क्लियर नहीं होनी थी. इस वजह से बेटे मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बताई. तो ये हमारे पास जीसीडी की डेफिनेशन है. अब ये जो वर्ड लिखे हैं ये भी सेम वही बात लिखी हुई है. अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जीसीडी की. फॉर पॉजिटिव इंटीजर ए, जीसीडी ए और ए का जीसीडी ए आएगा. एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज डिवाइजर ऑफ जीसीडी ए बी. अभी जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी कि जो कॉमन डिवाइजर है वो डिवाइड करता है डिवाइजर को. अब ये जो बेटे इंफॉर्मेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके पास एप्लीकेशन है यूक्लिडियन एल्गोरिथम की. अब ये एप्लीकेशन क्या है कि जो जीसीडी है दो नंबर का, वेयर ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, मे बी डिफाइंड अल्टरनेटिवली एंड इक्वलेंटली एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी, which can be written in the form d is equal to ap plus bq, where p and q are integers. This expression is called Zout's identity. इसे हम बेटे लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. Numbers p and q like this can be computed with the extended Euclidean algorithm. अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे कि अगर ए बी का जीसीडी डी है तो उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. दिस इज अ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जीसीडी ऑफ ए और जीरो क्या है, ए मॉड, यानी कि आपके पास पॉजिटिव ही आएगा जीसीडी. फॉर ए नॉन जीरो होना चाहिए. सिंस एनी नंबर इज डिवाइजर ऑफ ए ऑफ जीरो एंड द ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ ए इज ए मॉड, यानी कि ए का डिवाइजर जब खुद ही होगा पॉजिटिव नंबर आएगा, ए भी पॉजिटिव है. दिस इज यूजुअली यूज्ड एज द बेस केस इन द यूक्लिडियन एल्गोरिथम. If A divides the product BC and GCD of AB is equal to D, then A over D divides C. इसे बेटे देखेंगे कैसे, A over D divides C. ये जो है ये वैल्यू लिखा गया है आपके पास, divides A over D divides C.
ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ बीसी को, और जीसीडी किसका, ए और बी का जीसीडी डी है, देन डी जो है वो डिवाइड, ए बी का जीसीडी डी, देन ए ओवर डी जो है वो डिवाइड करेगा सी को। ये आपके पास बेटे एक प्रॉपर्टी है जीसीडी की। अगर एम पॉजिटिव इंटीजर है, देन जीसीडी किसका, एम में और एम बी का किसके इक्वल आएगा, एम जीसीडी ऑफ ए बी। एम पॉजिटिव इंटीजर है वो बेटे बाहर आ जाएगा। अगर एम कोई इंटीजर है, देन जीसीडी ए प्लस एम बी और बी का क्या किसके इक्वल आएगा, जीसीडी ऑफ ए बी के इक्वल आएगा। इक्वलेंटली जीसीडी ऑफ ए मॉड बी और बी ये किसके इक्वल आएगा, जीसीडी ऑफ ए बी। इफ एम इज पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, देन जीसीडी ए डिवाइड एम बी, बी डिवाइड का एम का जीसीडी जो है वो किसके इक्वल आएगा, जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड एम। अब जीसीडी ऑफ टू इंटीजर हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अब अगर ए बी का जीसीडी डी है, देन ए ओवर डी और बी ओवर डी का जीसीडी भी 1 आएगा। ये रिजल्ट है कि अगर ए बी का जीसीडी डी है, देन ए ओवर डी बी ओवर डी इक्वल टू 1, यानी कि ए ओवर डी बी ओवर डी आपस में रिलेटिवली प्राइम है। कि आपके पास रिलेटिवली प्राइम, यो को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि जिसका जीसीडी 1 आ जाए वो आपके पास रिलेटिवली प्राइम कहलाता है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, जीसीडी ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी। प्रोडक्ट किसका, जीसीडी का 2 नंबर के और एलसीएम के किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन बेटे ये देता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज मौजूद है तो आप तीसरे अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जीसीडी हम लेते हैं ए बी का, फॉर एग्जाम्पल 3 है, एलसीएम क्या है 9 है। तो क्या जी बताएंगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा 2 नंबर का, तो वो क्या होगा, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करें 27 आ जाएगा। अब कहता है ए बी का प्रोडक्ट कितना है, 27 है, एलसीएम आपके पास 9 है, आप जीसीडी फाइंड करें। तो वो आप कैसे फाइंड करें, इधर आके वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, जीसीडी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अगर बेटे मैंने अकेला इसको ऐसे लिखा है, इसका मतलब यही है कि ये जीसीडी है। अभी हमने बेटे जो रिजल्ट देखा था कि जीसीडी जो है उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये यूजफुल रिजल्ट है हमारे पास। अब वो यूजफुल रिजल्ट हमारे पास कैसे है, आप लोगों ने सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा। ग्रुप थ्योरी में आपने बात पढ़ी होगी जेड एन। जेड एन हमने एक ग्रुप ले लिया। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसका तरीकाकार क्या था हमारे पास, हम वो एलिमेंट लेते हैं वो ए फॉर एग्जांपल, उसका हम लेते हैं जीसीडी एन के साथ। अगर उस एलिमेंट का और एन का जीसीडी 1 आ जाए, दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, तो हम कह सकते हैं कि उस वो जो हमारे पास एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बेटे ग्रुप थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में भी ये बात पूछी जाती है कि कोई एलिमेंट दिया जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। अब हम ये बाद में सोचेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकलता है,
पहले हम ये देखेंगे क्या वाकई उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, उसे देखेंगे एन के साथ, इसे जो मॉड्यूलो बोलते हैं, जैसे Z2 बोलते हैं। अब आप ले लें, Z2 में एलिमेंट क्या आएंगे, 0 और 1। अब हमने देखना क्या इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1 और 2। ये इसका जीसीडी कितना है, 1 है। ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, यस, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो बेटे ये बात उम्मीद है क्लियर होगी होगी कि हम वहां पे एलिमेंट को देखते हुए कैसे बता देते हैं कि किस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये इस तरह भी बोलते हैं कि वो एलिमेंट इनवर्टिबल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि उस एलिमेंट का एन के साथ जीसीडी जो है वो 1 है, वो रिलेटिवली प्राइम है। अब इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। ए एन था, जीसीडी 1, 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एन वाई। अब एन तो जी को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट ऑफ जी 0 में आएगा। ये पूरी वैल्यू 0, ए एक्स क्या आ जाएगा, 1। ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। एक्स क्या निकल आया, 1/a आ गया। तो इस वजह से बेटे हम वहां पे बताते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये फिर एक दफा सुन लें कि हमने ये बात ग्रुप थ्योरी में भी पढ़नी है। आप ये चीज देखते हैं कि टीचर पता नहीं कैसे देख के बता देता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो पीछे उसके यही रिजल्ट्स होते हैं। इन रिजल्ट की मदद से हम बताते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। डी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी क्यू कैसे लिखा, इसका फायदा क्या हुआ। हमने एक सेट ग्रुप लिया जी एन, हमने देखना है कि उसमें जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो एलिमेंट इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो अगर ए और एन आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो वो एलिमेंट इन्वर्टिबल है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो कैसे भी हमने देखा, उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एन वाई। एन एन किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। एन के प्रोडक्ट में जब ये वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगी। ए एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, एक्स निकल आएगा यहां से 1/a। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल आया कि ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जिस तरह हमने डेफिनेशन जीसीडी की थी, सेम उसी तरह डेफिनेशन एलसीएम की भी है कि हम दो इंटीजर ले लेते हैं ए बी। ये बेटे थ्योरी में लिखी हुई है, ये वही बात है जो अभी हम यहां पे करेंगे। ए बी अगर बिलोंग करे जी को, एम हम लेते हैं जो एलसीएम है इन दोनों नंबर का, ए और बी का एलसीएम है एम। अब एम ग्रेटर 0 होना चाहिए, जो ए है वो डिवाइड करे एम को, बी भी डिवाइड करे एम को। और तीसरी बात कि जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो खुद डिवाइड होना चाहिए एम से। अब जीसीडी और एलसीएम एक दूसरे के उल्ट हैं। जीसीडी में बेटे आपने क्या पढ़ा था कि डी अगर जीसीडी है तो डी ए को डिवाइड करे, डी बी को डिवाइड करे, और जो कॉमन मल्टीपल है वो भी डी को डिवाइड करे। लेकिन एलसीएम इसके उल्ट है कि अगर जब आपको मल्टीपल मिल जाता है लीस्ट कॉमन, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिवाइड होना चाहिए उन दोनों नंबर से, ए से भी डिवाइड हो, बी से भी डिवाइड हो, और वो जो एलसीएम है वो कॉमन मल्टीपल को डिवाइड भी करना चाहिए। तो ये है आपके पास एलसीएम। अब एलसीएम की आपने अगर एप्लीकेशन देखनी है तो उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में हमारे पास क्या होगी, गियर प्रॉब्लम, प्लानिटरी अलाइनमेंट। अब गियर प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगा कि आपके पास एक गाड़ी है,
उस गाड़ी में आपने देखना है कि अगर आप गियर लगाते हैं तो उसकी रोटेटिंग क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एक मशीन है, गाड़ी ले लें, हमने उसमें गियर लगाना है। अब आपने क्या करना है, जो गियर है, अब दो गियर है उसमें, एक हम कहते हैं आगे जाएगा, एक गियर पीछे आएगा। अब हमने इसकी रोटेशन देखनी है कि इसमें कितनी रोटेशन है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, एलसीएम ले दोनों नंबर का, यानी कि दोनों गियर का, एम और एन, और उसे आप डिवाइड कर दें एम के साथ। तो ये पहले गियर की रोटेशन आ जाएगी कि अब उस गियर ने कितनी दफा रोटेट किया है। अब अगर आपने दूसरे गियर की जो है वो रोटेशन ढूंढनी है, तो एलसीएम ले एम एन का और उसे एन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये दूसरे गियर की रोटेशन मिल जाएगी। बेटे एक गाड़ी है, गाड़ी के में हमने दो गियर लगाने हैं, उसमें हर गियर की हमने क्या ढूंढनी है, रोटेशन। उसका फार्मूला ये है कि फर्स्ट गियर जो है उसकी रोटेशन कितनी है, एलसीएम ऑफ एम एन ओवर एम से डिवाइड कर दें। और अगर आपने सेकंड गियर की बेटे रोटेशन ढूंढनी है, एलसीएम लें एम एन का, उसे एन से डिवाइड कर दो, ये सेकंड गियर की रोटेशन मिल जाए। इसी तरह प्लानिटरी मोशन अलाइनमेंट में भी ये यूज होता है। अब वहां पे आप खुद देखिएगा कि ये कैसे यूज होगा। मैंने आपको बेटे एक एग्जांपल दे दी इसकी, गियर प्रॉब्लम। अब आप देखिए कि नंबर थ्योरी भी आपकी रियल लाइफ में यूज हो रही है। अब नेक्स्ट है लीनियर डेफिनेट लीनियर डेफिनेट इक्वेशन। समझिएगा कि हमारे पास लीनियर डेफिनेट इक्वेशन क्या होती है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो हमें पता ही नहीं होता कि इसमें हमने करना क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए बी सी एक्स वाई सारे इंटीजर है, इसे हम लीनियर डेफिनेट इक्वेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे लीनियर डेफिनेट इक्वेशन, अब बेटे मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर हमें मजीद इसको देखते हैं। अब आप देखें, आप एक बार इक्वेशन क्या, 2x + 3y = 7। अब आपने क्या बताना है कि कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप यहाँ पुट करें और वो किसके इक्वल आ जाए, 7 के इक्वल आ जाए। अब इजीली बता देंगे कि वो कौन से नंबर है, यानी कि एक्स और वाई आपने बता दिया। एक्स की वैल्यू आप 2 लें, वाई की वैल्यू आप 1 लें, तो 7 आ जाएगा। आपने तो कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, हमारे पास 7 आ गया। अब आप यहाँ पे कोई और भी बता सकते हैं, आपके माइंड में दो चार आएंगे वो आप बता देंगे, लेकिन इसके बेटे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये आप लोगों ने अपना इसमें लीनियर अलजेब्रा में या मैट्रिक्स में भी ये बात पढ़ी होगी। और वो बात क्या है, वो बात ये है, अगर नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर हों तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो, बराबर हो, तो सॉल्यूशन यूनिक होता है। और अगर नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो और नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो, यानी कि यहां पे आप देखें एक्स और वाई दो अननोन है, इक्वेशन एक है, तो नंबर ऑफ अननोन ज्यादा, नंबर ऑफ इक्वेशन कम, तो इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। अब आपने वहां पे ये बात पढ़ ली थी मैट्रिक्स में कि कैसे निकलते हैं, भी इन्फिनिट निकलते हैं, लेकिन उसके पीछे असल उसकी बुनियाद क्या थी, वो बुनियाद थी लीनियर डेफिनेट इक्वेशन। आप नंबर थ्योरी उठा लें, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्स, अब आप देख रहे हैं चीजें साथ साथ कि वहां पे आपने जितने रिजल्ट पढ़े थे उनकी सारी बेस यहाँ पे लाइक कर रही है। अब वो इनफिनिट मैंने निकलने हैं, तो वो किस तरह के निकलने हैं या वो कौन से होने हैं, उसके लिए रिजल्ट यूज होता है x0 + b/dt y0
माइनस ए ओवर डी टी, और टी बिलोंग टू जी। ये वो फार्मूला है। इस फार्मूले में आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास उसके सारे सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन और किस तरह के निकलते हैं। अगर अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी 2x + 3y = 7 वाली। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब वो एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, 1 + 1x + 15y = 21। अब इसमें नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। और वो हम कैसे देखेंगे। अब इससे पहले आप जब वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से डिवाइड करें। अब वो तरीकाकार डिवाइड करने का क्या था कि 111 का आप अंदर रखें, 15 से आप क्या करें, डिवाइड करें। इसे आप किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 105। आपके पास क्या बच जाएगा, 6। ये भी साथ आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम का भी पता चल जाएगा कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। 15, 6 to 12, 3, 6, 3 to 6। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, 111 = 7.15 + 6। याद करें, A = PQ + R। अब वो वैल्यू जो है वो आगे पीछे लिख ली है, मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसे वो उस लिहाज से देख सकते हैं। अब आगे कैसे लिखेंगे, 15 = 6 × 2 + 3। आगे कैसे लिखेंगे इसे, 6 = 3 × 2। अब 111 और 15 का जीसीडी कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास जीसीडी। इसका मतलब है जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, वो 21 को डिवाइड कर रहा है। 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 21 को। तो ये उसका क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। अब हमने कहा था इनफिनिट मैनी सोल्यूशन निकलने। अब आगे हम देखते हैं। अब आपने देखा था बेटे कि आपके पास जो लास्ट दो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, वो लास्ट दोनों इक्वेशन आई थी 15 = 2.6 + 3, 6 = 2.3। अब यहां से आपने 3 को अलहदा करना है। 3 क्या क्या अलहदा होगा, 15 - 2.6। 2 पॉइंट का मतलब है ये 2 × 6 है। अब इस 3 से पीछे भी एक इक्वेशन थी, वो इक्वेशन क्या थी, 111 = 7 × 15 + 6। अब आप इस 6 की जगह पे ये वाली यहां से 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या निकलेगी, 15 - 2 × 6। यहां से क्या निकलेगा, 111 - 7 × 15। अब इसे अब देखें तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 15 - 2 को आपने 111 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 × 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 × 2 14 और 15 × 15। अब हमने ऐड कैसे करना है, भाई यहाँ पे देखें कितना है, 1 × 15 है, यहाँ पे 14 × 15 है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 = 15 × 15 माइनस 2 × 111। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर ली। इसे अब अगर हम तरतीब से लिखें तो पहले आपके पास 111 है, तो तरतीब क्या बनेगी, -2 × 111 प्लस 15 × 15। ये रिजल्ट मैं बेटे यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 = -2 क्या आया था आपके पास, 3 = -2 111 प्लस 15 × 15। अब आप इसे क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 7 से। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने बनाना था 21। इक्वेशन क्या थी, 111x
जमा 15y इज इक्वल टू 21। हमने 21 बनाना है, तो यहाँ पे 3 है, 7 से दोनों तरफ क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आ गया, 7 3 21 इज इक्वल टू 2 से 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आया, -14 इंटू 111 प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 105 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम इस 15 को चेंज क्यों नहीं कर रहे, इससे 111 को चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये हमारे पास क्या है, ये भी सोल्यूशन है। अब एक्स नॉट इज इक्वल टू -14 है और वाई नॉट कितना है, 105 है। अब आप इस रिजल्ट को देखें नीचे वाले को, एक्स नॉट की वैल्यू -14 आ गई, वाई नॉट की वैल्यू 105 आ गई। अब इनफिनिट मैन्यू सोल्यूशन का आप सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू एक्स नॉट कितना आया -14 प्लस बी ओवर डी। बी कितना है आपके पास 15 है, डी कितना है 3 है, जो जीसीडी था वो कितना है 3 है, डिवाइड करें 15/3 5 5t कॉमा वाई नॉट कितना है 105 माइनस ए ओवर डी टी। ए आपके पास कितना है 111 है, इसे आप 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 37t, और t बिलोंग टू जी। तो ये वो सॉल्यूशन सेट है जो आपको इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन देता है। आपने ये बात ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ी होगी, वहां भी हम इस तरह के जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं कि इसमें आप वैल्यू पुट करते जाए तो आपके पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन आते जाते हैं। अब आप मैट्रिक्स में चाहे देखें और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में देखें या जहां भी देखें कि आप अगर ये बताते हैं कि नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो उसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। अब वो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन किस तरह के हैं, ये कितने हैं, उसका जनरल रिजल्ट ये है, और वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। अब नंबर थ्योरी में आज के जो हमारे लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो मिली, उसमें एक लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन मिली कि इसका असल काम क्या है और इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। और दूसरा हमने मेन जो चीज देखी थी वो कौन सी थी, कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, वो ग्रुप थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि वहां पे हम हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स ढूंढते हैं, बताते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम बता सकते हैं। जीसीडी में हमने क्या देखा था, एक रिजल्ट उसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट देखा था कि जीसीडी और एल्सियम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल, ए बी के इक्वल। यानी कि अगर आपके पास दो वैल्यूज मौजूद है तो आप तीसरी अननोन वैल्यू जो है वो वहां से मालूम कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी का काम क्या था, कि हम जो है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को फैक्टराइज करते हैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर था जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए हैं।